वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सबका गुरुमंत्र चैनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या और आज हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स एंड इट्स फंक्शंस। हमने लास्ट सेशन से सेल बायोलॉजी को शुरू किया है। लास्ट सेशन में हमने देखा कि सेल बायोलॉजी होता क्या है, थोड़ी थोड़ी बेसिक्स हमने देखे। आज थोड़ा डेप्थ में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स एंड इट्स फंक्शन। जितना भी आपके वेट के लिए रिक्वायर्ड है मैं वो सब कुछ कवर कर दूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। काम रहिए, चिल रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानना। एंड आई होप आप लोग इस टॉपिक के बारे में स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे। सेल ऑर्गेनल्स हमने सबने स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉलेज में भी डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये सेशन आपके लिए एक रिवीजन के टाइप का होगा, जहां अगर आप लोगों ने कुछ भी भूल गए इतने समय के बाद तो फिर वो आपको एक रिकैप रिवीजन जैसे हो जाएगा। अगर कुछ लोगों की बेसिक्स थोड़ी मतलब क्या कहें, थोड़ी हिली हुई है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं डिटेल में ही आपको पढ़ाऊंगी, फ्रॉम द बेसिक्स ही पढ़ाऊंगी, आराम से पढ़ाऊंगी, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में उतनी आइडिया नहीं है उन लोगों को भी अच्छी तरह से समझ आ जाए, और जिन लोगों को ऑलरेडी सेल ऑर्गेनल्स और इसके फंक्शंस के बारे में पता है उनके लिए एक रिवीजन हो जाए। ओके, तो रिवीजन भी हो जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम लर्नर्स हो तो आपके लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। The cell structure consists of various organelles which perform its function to maintain the life processes. इसका मतलब है कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपनी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो हर एक सेल ऑर्गेनल्स की हर एक यूनिक फंक्शन होती है जो परफॉर्म करती है वो ऑर्गेनल। इन सबको मिला के कि जो भी फंक्शंस हमारे ऑर्गेनल्स परफॉर्म कर रहे हैं उससे ही हमारी लाइफ मेंटेन होती है। हमारी सर्वाइवल के लिए इन सेल ऑर्गेनल्स को अपनी ऑप्टिमम फंक्शन दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों का मतलब एक ही है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के दोनों एक ही है। सराउंड एवरी लिविंग सेल, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये हर सेल के सराउंडिंग में होता है। मतलब हर सेल की बाउंड्री, जैसे बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री होती है ना, हम अपने घर के लिए बाउंड्री बनाते हैं ना, उसी के तरह सेल की जो बाउंड्री होती है उसे ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल सराउंडिंग से। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये बाउंड्री है जो सेल की अंदर की चीजें और सेल की बाहर की चीजों को सेपरेट करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब देख सकते हैं ये है पिक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें आप देख सकते हैं कि दो लेयर्स हैं, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, साथ में ही हम इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। इसमें आपके लिए प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिपिड बाइलेयर के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है। The cell membrane has two functions. अगर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक होता है कि ये सेल के लिए एक बैरियर, मतलब एक बाउंड्री की तरह होता है, ताकि उस सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है उनको कोई डैमेज नहीं हो, उनको कोई लीकेज नहीं हो, या फिर उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए हमारा सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह होता है। उसका दूसरा फंक्शन होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स को ये मेम्ब्रेन इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है।
तो ये बहुत सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। फ्यूचर क्लासेस में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या चीजें मेम्ब्रेन के अंदर पास कर सकती हैं और कौन सी चीजें मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं कर सकती, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बातें कर रहे हैं तो बस हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। डिटेल में मैं आपको अलग सा एक सेशन निकाल के आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया है वो सब यहाँ रिटर्न फॉर्म में है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से मन में बैठ जाए कॉन्सेप्ट। The cell membrane supports and protects the cell. It controls the movement of substances in and out of the cell. It separates the cell from the external environment. The cell membrane is present in all the cells. The cell membrane is the outer covering of a cell within which all the organelles like cytoplasm, nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, all of these components are enclosed. इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आपको देखोगे तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, इसलिए हम इसे पोरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस पोर्स के अंदर हमारी सेलेक्टिवली परमेएबल सब्सटेंसेस जो भी होती है वो सेल के अंदर जा सकती है और वेस्ट मटेरियल बाहर भी जा सकता है ये पोर्स के द्वारा। ऑल्सो हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है और उस ऑर्गेनल्स की लीकेज या फिर डैमेज को प्रिवेंट करता है। अभी हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ये किस किस चीजों से बना होता है आप देखोगे तो ये बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। हमारा सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। ये सब कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। चिटिन से भी बना होता है। आपका जो फंगाई का सेल वॉल होता है ना वो चिटिन से बना होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल्स, फंगाई, बैक्टीरिया। एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं होता। ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और सेलुलर कंपोनेंट्स मतलब ऑर्गेनेल्स जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उसे प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होता है, बहुत स्टिफ होता है, रिजिड होता है ताकि उस सेल को प्रोटेक्ट कर सके, उस सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। सेल वॉल आपके सेल को शेप देता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी टाइप ऑफ मैकेनिकल शॉक हो या फिर इंजुरीज हो उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है। आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर सेल वॉल की। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल है जो बना है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन मटेरियल से। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म is a thick, clear, jelly-like substance present inside the cell membrane. हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, जो जेली के तरह होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। आपने नाम सुना होगा साइटोसोल का। क्या आपको एक बात पता है, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म सेम नहीं होते, वो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेम नहीं है। साइटोप्लाज्म आप देखोगे तो साइटोप्लाज्म में ये तो फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर आप साइटोप्लाज्म में से इस ऑर्गेनल्स को निकाल दोगे तो वो साइटोसोल बन जाएगी। तो साइटोसोल में सिर्फ फ्लूइड मटेरियल होता है जो कि थिक, क्लियर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होता। सो साइटोप्लाज्म माइनस the cell organelles
इज इक्वल टू साइटोसोल। ठीक है। Most of the chemical reaction within a cell takes place in the cytoplasm. The cell organelles such as endoplasmic reticulum, vacuoles, mitochondria, ribosomes are suspended in this cytoplasm. Cytoplasm is a thick solution that fills each cell and is enclosed by cell membrane. It is mainly composed of water, salts and proteins. आपकी जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन ही कंपोजिशन होते हैं। यूकेरियोटिक सेल में देखोगे तो साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस सब कुछ आ जाते हैं। तो ये है आपका एक सेल। ये जो ब्लैक कलर का आउटर लेयर है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है और सेलेक्टिवली परमेएबल होता है ताकि मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जा सकते हैं। ये पिंक कलर का जो है ये न्यूक्लियस है जिसमें आपकी हेरिडिटरी मटेरियल होती है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होती है, और ये है साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड थिक जेली लाइक मटेरियल जिसमें आपके ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ब्रेन लगातार काम करता रहता है, ब्रेन सारे सिग्नल सेंड करता है ताकि हम अपना काम कर सके, हाथ पैर उठाना या फिर चलना, सोना, सब कुछ हमारी ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी तरह सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा न्यूक्लियस काम करता है। तो न्यूक्लियस हमारे बॉडी की ब्रेन की तरह होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ताकि वो सेल अपनी ऑप्टिमम लेवल में सारा फंक्शन कर सके। सेल के मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए करके कहते हैं। न्यूक्लियस सिग्नल सेंड करता है ताकि एक सेल ग्रो हो सके, मैच्योर हो सके, डिवाइड हो सके या फिर वो अपोप्टोसिस में चला जाए। इन सब चीजों के लिए न्यूक्लियस सिग्नल सेंड करता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे सेल सराउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर के सराउंडिंग में भी होता है न्यूक्लियर एनवेलप। वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हेरिडिटरी मटेरियल होता है ना, उसको सेपरेट करता है आपके साइटोप्लाज्म से। ठीक है। The nucleus protects the DNA and it's an integral component of a cell structure. न्यूक्लियस आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, कब सेल डिवीजन करना है, कहाँ इस प्रोटीन को भेजना है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन, वो प्रोटीन क्या फंक्शन निभाएगी, कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपकी जेनेटिक मटेरियल माने न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर लैमिना होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। ये सब है कंपोजिशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी और उसमें से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सके। आप जानते हो इतना बड़ा बुक पढ़ाई करना, मतलब 10-15 बुक्स हम पढ़ाई करते हैं ये सब कंटेंट बनाने के लिए, है ना, बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें जो कंटेंट होता है राइटिंग पार्ट, उससे बेहतर पता है क्या होता है, एक पिक्चर आपको समझा देता है। 100 पेजेस या फिर 10 पेजेस की जो भी चीजें हैं उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको एक पिक्चर समझा देता है और पिक्चर आपकी मेमोरी में फोटोग्राफ की तरह छप जाता है, बहुत अच्छी तरह से याद रहता है और जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो उस फोटोग्राफ को आप रिट्रीव करके देख सकते हो। और बहुत सारे पिक्चर्स को समझने के लिए इजी वे, मतलब इतने सारे पिक्चर्स हैं, उन सबको अगर आप कंपाइल कर दोगे तो वीडियो, जो एनिमेशन या फिर वीडियो होती है ना, वो सबसे इजी वे होती है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को याद रख सकते हैं।
सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस जो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं उसके बजाय पिक्चर, ठीक है, पिक्चर हमें याद रखने के लिए मदद करता है और पिक्चर्स के बजाय वीडियोस हमें याद रखने के लिए बहुत हेल्प करता है। All of these components work together in order for the nucleus to accomplish all of its function. ये न्यूक्लियस क्या करता है, आपके mRNA को प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है, rRNA को प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस हमारा ब्रेन की तरह काम करता है। ये देखिए पिक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, कितना ब्यूटीफुल है ना ये न्यूक्लियस का पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ। इस पिक्चर को देख के आपको मतलब सारी चीजें जो हमने इस स्लाइड में पढ़ी है, हम इस पिक्चर के द्वारा इसे समझ सकते हैं, सब कुछ है इसमें। ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में आप देखोगे तो न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि डबल मेम्ब्रेन्ड है न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके बीच में थोड़ा गैप जैसा है ना, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू जो भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाना हो या फिर बाहर से अंदर आना हो तो इसी चैनल के अंदर जाएगा। फिर ये क्रोमैटिन होता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लिय के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम न्यूक्लियोलस करके कहते हैं। ये पता है क्या करता है, आरआरएनए की सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम की सिंथेसाइज करता है। आपको पता है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। उन सब के लिए इधर ही सिंथेसिस होती है। तो ये जो क्रोमैटिन है ना, ये है आपकी कोड्स, ये है आपकी जेनेटिक कोड्स एंड इंफॉर्मेशन जो आपके प्रोटीन में होना चाहिए। उस सब इंफॉर्मेशन, प्रोटीन की फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, उस प्रोटीन को कहाँ जाके काम करना है, इस सब इंफॉर्मेशन इस जेनेटिक मटेरियल में होता है। ये दूसरी पिक्चर है, आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस से ही एक्सटेंड होके आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये बीच बीच में न्यूक्लियर पोर भी है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस एंड इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेल्युलर एक्टिविटीज एंड सेल्युलर रिप्रोडक्शन। Nuclear membrane protects the nucleus by forming a boundary between the nucleus and the other cell organelles. अभी हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसकी एक्सटेंशन से ही बनती है। अब इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, ये है न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के पोर के द्वारा आप देख सकते हो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ। तो ये एक सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है, और इसके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पर्टिकुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका फंक्शन है सिंथेसिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ये सारे फंक्शन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आप देख सकते हो ये है न्यूक्लियस, और इसका आउटर लेयर है न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बीच में जो पोर्स है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये न्यूक्लियर एनवेलप का ही एक्सटेंशन है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर को, इसको देख के नहीं लगता कि ये बहुत रफ है ना, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम इसके अपीयरेंस के वजह से ही आया है। ये रफ दिखता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, और ये क्या करता है, इसकी मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं करता, ये प्रोटीन फोल्डिंग भी करता है और प्रोटीन सॉर्टिंग भी करता है। The rough endoplasmic reticulum is named
सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस, वो अपीयरेंस मतलब जैसे वो दिखता है उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया गया है। वो रफ दिखता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड flattened sacs having several ribosome on its outer surface। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की प्रेजेंस होती है। तो ये क्या करता है? इट सिंथेसाइजेस एंड सेक्रेट्स प्रोटीन इन द लिवर, हॉर्मोन्स को भी सिंथेसाइज करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई देता है कौन सी सेल्स में? जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एग्जाम्पल आपका हेपेटोसाइट्स होता है। The majority of the functions of the rough ER is associated with protein synthesis। तो मेजरली मेजोरिटी ऑफ द फंक्शन रफ ईआर की प्रोटीन सिंथेसिस ही होती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आपके माइंड में एक सेकंड में आना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस। इसका और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन आपका सिंथेसाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके प्रोटीन को फोल्ड होना होगा उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर में, ताकि वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, अपना जो भी काम हो वो कर सके, जो भी फंक्शन हो उसे वो परफॉर्म कर सके। तो प्रोटीन फोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब अपनी अपनी जगह में रख देना। आप अपनी बैग को सॉर्ट कर रहे हो, बुक्स को सॉर्ट कर रहे हो, तो बुक्स को अपनी शेल्फ में उसकी जगह में रख देना, उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। उसी हिसाब से प्रोटीन की जो फंक्शन होती है, बहुत सारे लोकेशंस में उसकी यूज होती है। तो प्रोटीन को उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक पहुंचाना ही उसे हम प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं, और आरईआर इसको भी परफॉर्म करता है। एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एसईआर भी बोलते हैं। ये स्मूथ होता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं होता। इसके नाम में ही इसके बारे में बताया गया है कि इसके पास राइबोसोम नहीं होता। एसईआर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। उसी हिसाब से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सेल मेम्ब्रेन्स और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। दूसरा एक फंक्शन है स्मूथ ईआर का। जो भी प्रोडक्ट्स रफ ईआर बनाता है उसको स्मूथ ईआर ट्रांसपोर्ट कर देता है डिफरेंट ऑर्गेनल्स में, स्पेशली गोल्गी अपैरेटस के पास भेज देता है। तो ट्रांसपोर्टर का काम भी करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स लाइक फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। हमारी बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन्स की बहुत सारी फंक्शंस है, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। इन सब की फंक्शन के लिए इनकी प्रोडक्शन एससीआर से होती है, और ये सब कोलेस्ट्रॉल के डिराइवेटिव्स होते हैं। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एससीआर के अंदर कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज भी होता है। तो ये सब है फंक्शंस ऑफ एसईआर। हमने देखा ये क्या करता है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिलीज एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इस पिक्चर को अपने माइंड में फोटोग्राफ की तरह छपवा लीजिएगा। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखते ही आपको दिख रहा है कि कितना रफ है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। रफ फॉर राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत स्मूथ होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास जिसमें हमने
कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जिन लोगों को इन ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पता था तो उनके लिए ये अच्छी बेसिक सी क्लास वाली होगी, और जिन लोगों को पता था उनके लिए एक अच्छा रिवीजन जैसे हो गया होगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लगा। आप हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।